जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। घटनासार की क्लास चल रही थी और ये दूसरा लेक्चर है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जो एमसीक्यू बेस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वही आपके लिए इनफ है, इसके बाद घटनासार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं घटनासार के सिर्फ दो टॉपिक का एग्जाम्पल दूँ, सिर्फ दो टॉपिक का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इन दो टॉपिक पे जो एमसीक्यू मैंने बनाए हैं उसको भी मैं अभी दिखाऊँगा। इन दो टॉपिक में लगभग 1200 शब्द आपको दिखेंगे घटनासार में। इन 1200 शब्दों को मैं बोलूँ आप पढ़िए और प्रीलिम्स की परीक्षा के लिहाज से उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स और वो सेंटेंस आप खोजिए जो अपना महत्व रखते हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो वही काम आपका जब मैं इजी कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आपको ये सिर्फ लेक्चर देखना चाहिए और जो पीडीएफ मिल रहा है उसमें जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करिए और बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। इन 1200 शब्दों को पढ़ने के बाद मैंने टोटल जो एमसीक्यू बनाया उनकी संख्या 4 है, राइट। और आयोग को प्रश्न पूछना होगा, इससे मैं सिर्फ ये दो टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही सबकी मैं बात यहाँ पर है। इन दो टॉपिक से ये जो 1200 शब्द हैं, यदि यहाँ से कोई प्रश्न बनना है तो ये जो मैंने एमसीक्यू बनाया है यहीं से बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। आप इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, आप कहीं लिख लीजिए चाहे तो। मतलब ये पूरी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे, राइट। अभी 6 महीने के करंट अफेयर्स आए हैं, इनको कवर करवाने के बाद एग्ज़ाम से पहले, अक्टूबर में एग्ज़ाम है, उससे पहले फिर जैसे ही 6 महीने का करंट अफेयर्स आता है उसको भी कवर करवा दिया जाएगा। एकदम आप निश्चिंत रहिएगा। और इसके बाद 12 महीने का, जो 12 महीने का करंट अफेयर्स है उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनका आपको पीडीएफ एमसीक्यू फॉर्मेट में जो 12 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसका मैं मतलब पूरा बनाऊंगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से करंट अफेयर्स तैयार कराया जाएगा, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। और रही बात, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिए भाई। आपका कमेंट हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है कुछ और अच्छा करने के लिए भी, और लगातार इस पर फिर वर्क करने का एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, राइट। तो लाइक और कमेंट ज़रूर आप लोग करिए, ओके। चलिए, जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर किया था, फटाक से एक बार 1 मिनट में चलते हैं और फटाफट देखते हैं कि रिवीजन मारते हैं उन महत्वपूर्ण फैक्ट को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि पहला ही टॉपिक था कि भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है तथ्य जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि श्रीलंका के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका ने अपने यहाँ का दिया, राइट, जिसका जो नाम है वो क्या है, श्रीलंका मित्र विभूषण। ये देने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री को, अब जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनको ये सम्मान मिलने के बाद अब तक टोटल कितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, तो 22। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि इस बार की श्रीलंका की यात्रा जो रही वो इसलिए खास हो गई क्योंकि श्रीलंका ने अपने जो ऐतिहासिक स्थल है स्वतंत्रता चौक, इंडिपेंडेंस स्क्वायर, इस पर पहली बार किसी भी दूसरे देश के नेता का औपचारिक स्वागत किया। अभी तक श्रीलंका ने ऐसा कभी नहीं किया था, तो ये इस बार की यात्रा बहुत खास रही है। और श्रीलंका ने इस पुरस्कार, जो ये श्रीलंका मित्र विभूषण है, इसकी शुरुआत 2008 में किया था। इससे पहले श्रीलंका ने मालदीव और फिलिस्तीन को ये सम्मान दे चुका है। ये आपके लिए कुछ ज़रूरी था। फिर इसके बाद मैंने बताया था ये जो मैंने, अब ये कौन सी कलर का है यार, अभी तो दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, ग्रीन है, राइट, हाँ। जो ये ग्रीन कलर का है ये मैंने बताया था मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अपनी रखते हैं, लेकिन यहाँ से भी प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं। वो ये हैं कि पूछ सकता है कि रक्षा जो सहयोग हुआ है इस बार भारत और श्रीलंका के बीच में वो कितने वर्ष का है, तो 5 वर्ष का, ये ध्यान रखिएगा। ऊर्जा व संरचना में जैसे कि श्रीलंका ग्रिड इंटरकनेक्शन पर थोड़ा प्रश्न बनने की गुंजाइशें हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर है जैसे त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है भारत और श्रीलंका के द्वारा। ये एक तरह से त्रिपक्षीय समझौता है, तो इसमें जो तीसरा देश शामिल है वो कौन सा है पूछ सकता है, तो यूएई है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और ये हर बार 20 मार्च को जारी होती है और 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को ही मनाया जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए मैंने कहा था कि जैसे दिवस हो गए, हर बार पूछता है तो आप कोई पेज लीजिए, उसमें दिवस लिखिए और उसको अपने नोटिस बोर्ड में पिन कर दीजिए और रोज़ दिन भर में एक बार ज़रूर उस पर नज़र डालिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है।
जो ये रिपोर्ट जारी होती है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा, और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं याद रखने के लिए वो ये हैं कि शीर्ष प्रदर्शन इसमें करने वाला, मतलब वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में शीर्ष प्रथम स्थान पे कोई है तो फिनलैंड है, और फिनलैंड 8वीं बार अपना पहला स्थान बनाया है। सबसे कम किसी का है तो अफगानिस्तान का 147 रैंक है। भारत का याद रखना ज़रूरी है, 2025 में 118 है, 2024 में 126 रही है, ये ध्यान रखिएगा। भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से इसकी स्थिति खराब रही है, दयनीय रही है, ये ध्यान रखिएगा। यही इतना इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो ये है, वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा ये बताना है। 4 विकल्प या 4 कथन आपके सामने हैं। पहला है, भारत 33 देशों में 24वें स्थान पर है, 24वें स्थान पर है, और इसका स्कोर 62.63 है, मतलब 63 अरे यार इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 62.63 सॉरी 62.63। तो जो मतलब ये वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक है 2024 का, इसमें 33 देशों को शामिल किया गया है, और जो भारत का स्थान है वो 24वां है, ये ध्यान रखिएगा। स्कोर भारत का याद रखिएगा, ठीक है। और ये इस तरह से देखा जाए तो जो पहला कथन है वो सही है। दूसरे की बात करें तो भारत में जो इस सूचकांक है, इसी सूचकांक के आधार पर ही कथन है, भारत में 37% लोग मानते हैं कि सरकार की नीतियों की आलोचना रोकने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा 37% लोग मानते हैं। ऐसा ये जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें ये बात कही गई है कि भारत के 37% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सरकार को नीतियों की आलोचना रोकने का अधिकार होना चाहिए। तो ये भी कथन एकदम सही है। भारत का जो स्कोर है दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के बीच में है, मतलब देखें तो दक्षिण अफ्रीका का कितना है 66 और लेबनान का कितना है 61, तो इसके बीच की स्थिति है। भारत की कितनी है 62। तो यहाँ पर अच्छा, एक बार मैप में दक्षिण अफ्रीका और लेबनान को मैं दिखाऊं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये है साउथ अफ्रीका और ये है लेबनान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैप भी बहुत ज़रूरी होता है देखना। और फिर इसके बाद डी लिखा हुआ है, भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जबकि ऊपर यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत 33 देशों में कितने स्थान पे है 24वें। तो ये जो 10 देशों में अपना शीर्ष 10 देशों में शामिल है, तो डी गलत हो जाता है। यहाँ पर जो विकल्प ये जो स्टेटमेंट गलत है वो डी है। ये ऊपर के ए बी सी सही है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2024 जारी हुआ है, ये 33 देशों इसमें 33 देश शामिल हैं, जिसमें से भारत का जो स्थान है वो 24वां है, राइट। और भारत के 37% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सरकार को नीतियों की आलोचना रोकने का अधिकार होना चाहिए, और दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के बीच में भारत की स्थिति है, ठीक है। अब दूसरा देखें तो जो प्रश्न है वो ये है कि वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2024 के वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, नार्वे 87.9 के स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। आप ये स्कोर नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और जो डेनमार्क है वो किसरे स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, ये ध्यान रखना है। तो ये दो स्टेटमेंट सही है। लेबनान का स्कोर 61.8 है, जो भारत से कम है, तो एकदम ये भी सही है। सूचकांक में 193 देशों को शामिल किया गया है, नहीं, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सिर्फ इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है, 33 देशों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो गलत हो जाता है वो भी डी है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेंस के एग्ज़ाम से मैंने लिख दिया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपा और धारा सेक्शन 124A क्या करती है? मुक्त अभिव्यक्ति को सीमित करती है। जो फ्रीडम की स्पीच देने की जो एक स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं सीमित करने का काम जो करती है, ये जो प्रावधान हैं ये करते हैं। वैसे ही मैंने ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो ऐसे भी फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कैसे? अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे पत्रकारों पर दबाव व सोशल मीडिया सेंसरशिप
आईटी नियम 2021 मुक्त अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। मतलब आईटी नियम 2021 जो है पत्रकारों पर दबाव और सोशल मीडिया सेंसरशिप जो है मुक्त अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। मतलब एक जो फ्रीडम होती है स्पीच करने की, बोलने की जो आज़ादी होती है उसको प्रभावित करते हैं ये कहीं ना कहीं प्रावधान। मान लीजिए कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और एक निबंध आ जाता है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनौतियां और समाधान। ठीक है, अब आप भूमिका मान लीजिए किसी कोटेशन से शुरू करते हैं, बढ़िया कोई कोटेशन आपको याद है, मिलती जुलती, जो शीर्षक है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, और आप भूमिका लिखना शुरू करते हैं, भूमिका लिखते हैं। और भूमिका देखिए जो ऐसे होता है उसको लिखने का तरीका अलग है। जब आप जीएस के सभी विषय पर एक अच्छी कवर अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं और कवर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा निबंध लिख लेते हैं। तो जब आप मान लीजिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक कहीं ना कहीं आपको सीधा लग रहा है कि ये पॉलिटी से है, पॉलिटी से रिलेटेड लग रहा है, और कुछ लोग तो सिर्फ जब लिखने लगते हैं तो पूरा का पूरा जो ऐसे है पॉलिटी पर ही आधारित लिख देते हैं, जबकि आपको ज़रूरत है कि इसको इसके सभी आयामों के बारे में सोचें कि आप इसको मतलब निबंध लिखते समय ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक न्याय, आईआर कहाँ कहाँ से जोड़ करके लिख सक रहे हैं, उस वो स्किल, वो क्षमता आपको डेवलप करनी होगी, उसके लिए अभ्यास करना होगा। और जब आप कई सारे आयामों में सोचते हैं और सभी विषयों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखना होता है कि शीर्षक से भटकाव ना हो। ये शीर्षक जो होते हैं इनको केंद्र में ही रख के लिखना होता है। जब मैं ऐसे की क्लास लूँगा तो मैं बात करूँगा उस पर, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप ये क्वेश्चन आता है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनौतियाँ और समाधान। तो आप पॉलिटी से लिंक करने जा रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में निहित आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। आप पॉलिटी से इसको लिंक किए, ऐड किए, महत्वपूर्ण फैक्ट दिए। अब ये सब चीज़ें देते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, ये एकदम सच्चाई है। बहुत सारी कॉपियाँ चेक करने के बाद ही, मतलब लगभग 5-6 सालों से कॉपियाँ मैं चेक कर रहा हूँ मेंस की, और बहुत सारे टॉपर्स की चेक कर चुका हूँ। फाउंडेशन बैच के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी भी चेक कर लिया हूँ। एक मतलब लाखों के करीब आंसर मैंने अब तक चेक कर डाले हैं, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है, तो उस आधार पर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कह रहा था कि आप पॉलिटी से लिंक किए, अब भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात कर रहे हैं, सभी आयामों को सोचते हुए इसके जो सकारात्मक इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव प्रभाव हैं, इन सब पर बात कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। 700 शब्द का निबंध लिखना होता है यूपीपीसीएस में, फिर लिखते जा रहे हैं। फिर आप चुनौतियों में आते हैं, राइट। और चुनौतियों में आपका ये जो देख रहे हैं ना, लगभग जो भी हो 20 से 30 शब्द, इसको भी जब ऐड कर देते हैं तो मतलब पहला नंबर, ये ऐसे फैक्ट हैं जब आप ऐड करते हैं तो नंबर बढ़ जाते हैं वहाँ पर। और आप यार 13 मिनट हो गए हैं, राइट। तो थोड़ा आप भी बताया करिए जब मैं ऐसे डिस्कशन करने लगता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोर होने लगते हैं और ज़रूरत नहीं है फिर भी यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है। थोड़ा ये सजेस्ट किया करिए, ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए। तो मैं यही कह रहा था कि जैसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट आप जब दे देते हैं तो नंबर बूम कर जाते हैं। तो जब चुनौतियों की बात करें तो वहाँ पर बताएं कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, आपने ये बताया, लेकिन चुनौतियों में ये भी बताइए कि जैसे ऊपा और सेक्शन 124A जैसे कानून और सोशल मीडिया सेंसरशिप, आईटी नियम 2021 जैसे प्रावधान भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। आप चुनौतियाँ बता रहे हैं, तो ये चुनौतियाँ बताइए, इनके क्या निगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको बताते हुए फिर सॉल्यूशन पे आएंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये एक निबंध की स्किल होती है, वो सीखते रहेंगे। ऐसे ही ये सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं इसको भी आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। फर्स्ट जो टॉपिक से 2 प्रश्न जो बनने वाले थे वो बता दिया, एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कशन हो गया। प्रश्न बनना होगा वहीं से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब बिम्स्टेक को समझते हैं, और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ है, जो बात करूँगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनना होगा तो यहीं से बनेगा, तो नहीं बनेगा। बिम्स्टेक को एक बार ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले एक बार समझते हैं कि ये बिम्स्टेक है क्या चीज़, ठीक है। ये नॉलेज, ये जानकारी होनी चाहिए बिम्स्टेक के बारे में। पूछेगा नहीं लेकिन जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है।
इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, और कभी कभी मेंस में जब आप लिखते हैं तो ये भी मालूम रहता है, तो भूमिका भी हम यहाँ से अच्छी बना लेते हैं। जैसे जो बिम्स्टेक है वो 7 देशों का समूह है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। अब आप कमेंट करके बताइए कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं, या और कमेंट करके बताइए, और तुरंत मैप में जाइए, उन 8 देश हैं, वो 8 देश कौन से हैं तुरंत लोकेट करिए उसमें। फिर इसके बाद मुझे बताइए कि ये भी करिए, ये वर्क मैं दे रहा हूँ यार, पढ़ने का यही सब चीज़ें होती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कुल कितने देश हैं उनको जाकर के मैप में फटाफट देखिए, ठीक है। टोटल 11 देश हैं, वो 11 देश कहाँ पर हैं उनको जाकर के आप खोजिए। अब मैं बात करता बिम्स्टेक, इसमें कुल 7 देश हैं, 7 देशों का नाम ये लिखा हुआ है, राइट। उत्पत्ति जो है 1997 बैंकॉक घोषणा अपनाने के साथ हुई है। शुरू में इसमें 4 सदस्य शामिल थे जब इसकी स्थापना हो रही थी। बिस्ट एक, ये मतलब बिस्ट एक मतलब, अब इसमें मतलब बांग्लादेश और आई से इंडिया, और एस से श्रीलंका, और टी से थाईलैंड, ईसी से इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब आर्थिक सहयोग एक तरह से। तो इन उद्देश्यों से स्थापना की गई थी इस संगठन की 1997 में। लेकिन उसी साल म्यांमार भी शामिल हुआ, तो ये जो BIS देख रहे हैं इसके बाद इसमें M आ गया, म्यांमार। तो समझ रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वही। लेकिन 2004 में नेपाल और भूटान भी आ गए। जब ये आ गए तो हुआ कि अब कैसे करेंगे, तो ये क्या हुआ, अभी तक जो देश के अल्फ़ाबेट होते थे उनके आधार पर इस संगठन का नाम था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया। कहा गया कि अब देश के अल्फ़ाबेट के आधार पर इस संगठन का नाम नहीं होगा। संगठन का नाम जो है वो इसका फुल फॉर्म देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। मतलब बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो आसपास क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाया जाएगा, और जो क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया जाएगा वो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, मतलब तकनीकी और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका मतलब 2004 के बाद ये जो बिम्स्टेक है वो जियोग्राफिकल सिचुएशन और एम को ध्यान में रख करके इसका गठन हुआ। मतलब भौगोलिक परिस्थितियों और लक्ष्य को भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो क्षेत्रीय सेक्टर हैं, बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो देश हैं वो, और एम क्या रखा गया, टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि बहुत कुछ बिम्स्टेक के बारे में एक मतलब संक्षिप्त और ज़रूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। यदि पहले प्रश्न को देखें तो पहला प्रश्न है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और हैं। पहला है, यह सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को, देखिए मैंने यहाँ पर डेट दी है, डेट इसलिए दी है क्योंकि 2024 में बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न जो बने हुए हैं वो वहाँ पर ऐसी डेट दे दी गई है। तो जो जरूरी सम्मेलन है, जो ज़रूरी सम्मेलन है जहाँ पर लगेगा कि मुझे डेट दे देनी चाहिए, मैं डेट वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो यह सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। थाईलैंड कहाँ है बताने की ज़रूरत है, चलो दिखाई देता हूँ थाईलैंड कहाँ पर है, यह है थाईलैंड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फिर से। तो यह सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, एकदम सही बात है। यह सम्मेलन जो छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है थाईलैंड की अध्यक्षता में ही हुआ था 4 अप्रैल को। देखिए, जो अध्यक्षता होती है, कंट्री जो देश हैं उनके जो अल्फ़ाबेट, जो उनका पहला अल्फ़ाबेट है उसी के आधार पर ये रोटेशनल चलता रहता है। जैसे थाईलैंड को इस बार दिया गया, अभी मैं दिखाऊं तो थाईलैंड के बाद अब आगे कुछ नहीं है, कोई भी देश नहीं है। ये अल्फ़ाबेट का जो एक क्रम है उसी क्रम में मैंने देशों का नाम लिखा है कि बांग्लादेश, भूटान, बी के बाद फिर आई आएगा, आई के बाद एम, फिर एन आता है, उसी हिसाब से लिखा गया है। तो थाईलैंड इस बार अध्यक्षता किया है। अब ये अध्यक्षता जैसे ही थाईलैंड छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता थाईलैंड ने किया, अब इसके बाद जो 7वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जब तक नहीं हो जाता तब तक जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, बांग्लादेश करेगा। फिर 7वां होगा, फिर जब तक 8वां नहीं हो जाएगा तब तक कौन करेगा, भूटान करेगा, फिर इसे इंडिया करेगा, फिर म्यांमार करेगा, फिर नेपाल करेगा, ऐसे ही रोटेशनल ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यह सम्मेलन 4 अप्रैल हुआ, पहला ये सही है। दूसरा है, शिखर सम्मेलन का विषय समृद्ध, लचीला और खुला था
और खुला था। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले अपना देखते रहेंगे। तो दूसरा भी सही है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंग तार्न सिववात्रा ने स्वागत भाषण किया था, बिल्कुल सही है। 30 मतलब यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट हैं तीनों सही हैं, और सही पूछा है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्या है यार इनका नाम, पैतोंग तार्न सिनवात्रा, ये जो हैं थाईलैंड की एकदम युवा पीएम है, महिला पीएम है, ये एक तरह से युवा पीएम है और बहुत कम उम्र में बनी हुई हैं। थाईलैंड में कोई ऐसा पीएम है जो बहुत कम उम्र में बना है, तो जो यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा पीएम का नाम, ठीक है। ये बनी है अगस्त 2024 में, राइट। तो 1 साल से मतलब थोड़ा और पुरानी न्यूज़ है, लेकिन ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्न कौन सा से कथन सही है और हैं। थाईलैंड के बाद 7वें शिखर सम्मेलन तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा, अभी मैंने बात की ही, ये पहला सही है। दूसरा है सम्मेलन में क्षेत्रीय विकास और एकीकरण के उद्देश्य से 10 प्रमुख परिणामों को मंजूरी दी गई है, नहीं 6 है, ध्यान रखिएगा 6 है। और बैंकॉक विजन 2030 दस्तावेज को अपनाया गया है, ये लाइन सही है, लेकिन यहाँ पर 6 होता तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता, मतलब दूसरा क्या है गलत है और सही पूछा है, तो इसका मतलब बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए और डी है। तो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट आपका सही है, तो सही चुनना है, ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्री में नहीं पूछेगा, एकदम ध्यान रखिएगा, जो एमसीक्यू हैं वही तैयार रखिएगा। अब पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025, इसको देखते हैं, ये टॉपिक है। और जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आने से पहले ये ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं, इनको देख लेते हैं। चलिए प्रश्न के साथ साथ देख लेंगे। पहला प्रश्न है, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के संदर्भ में कौन सा से कथन सही नहीं है और हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, यह सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हुआ, एकदम सही है, ठीक है। मध्य पूर्व सम्मेलन है और यह सम्मेलन अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, नहीं गलत है, भारतीय प्रधानमंत्री नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। और ये सम्मेलन अभी तक, ये पहली बार है, रायसीना जो डायलॉग है ये अभी तक सिर्फ दिल्ली में मतलब भारत में ही ये सम्मेलन हुआ है, 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये सिर्फ भारत में ही हुआ है। ये पहली बार है कि जो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन रायसीना जो सम्मेलन है ये 2025 में पहली बार है जो किसी दूसरे देश में हो रहा है और ये मध्य पूर्व के संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। तो ये इसीलिए यहाँ पर पहला शब्द यूज किया गया है कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हो रहा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सम्मेलन में आयोजनकर्ता में ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन, भारतीय विदेश मंत्रालय, जब तक भारत में हो रहा था तो ये फाउंडेशन और ये विदेश मंत्रालय आयोजनकर्ता के रूप में थे, लेकिन इस बार इस रायसीना सम्मेलन पहली बार मध्य पूर्व के जो देश है यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हो रहा है। तो ये फाउंडेशन के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्रालय और यूएई विदेश मंत्रालय इसके आयोजनकर्ता हैं। तो ये पहला और तीसरा सही है, सही नहीं है पूछा है, तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। मतलब 1 और 3 सही है, जो इसमें स्टेटमेंट गलत है वो 2 है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। रायसीना डायलॉग जो 2016 से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, अब तक एक वैश्विक सम्मेलन के रूप में जाना जाता था जो मुख्य रूप से भारत में होता था। ये भारत में ही होता था और भारत में अतिथि के रूप में बाहर के जो नेता होते थे उनको आमंत्रित किया जाता था, ठीक है, लेकिन आयोजन इसका दिल्ली में ही होता था। 2025 में पहली बार इसकी अवधारणा को मध्य पूर्व क्षेत्र में विस्तारित किया गया और विशेष रूप से मध्य पूर्व के भू राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित एक अलग सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन नाम दिया गया क्योंकि यह मध्य पूर्व में इस तरह का पहला आयोजन था, इसलिए इसे पहला कहा गया, ठीक है। रायसीना डायलॉग को
देखिए रायसीना डायलॉग, फिर इसके बाद रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन देख रहे हैं। जब भारत के संदर्भ में ये सम्मेलन होता था तो इसके लिए रायसीना डायलॉग बोला जाता था, लेकिन जैसे ही यह सम्मेलन भारत से बाहर हो रहा है तो इसको रायसीना औपचारिक रूप से पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के नाम से भी क्या किया जा रहा है, उच्चारण इसका किया जा रहा है। तो रायसीना डायलॉग को रायसीना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम नई दिल्ली के रायसीना हिल्स से लिया गया है। और रायसीना हिल्स जो है भारत की प्रशासनिक और कूटनीतिक शक्ति का केंद्र है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण भारत के सरकारी जो स्थल हैं एक तरह से, मतलब संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ये सब कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, रायसीना हिल्स पे। तो भारत की प्रशासनिक और कूटनीतिक शक्ति का केंद्र है। यह नाम आयोजन के उद्देश्य भारत की वैश्विक नीति संवाद को केंद्र बनाने को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। यह नाम का आयोजन का उद्देश्य वैश्विक नीति संवाद को केंद्र बनाने को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। तो कुछ जो सम की पॉइंट्स थे इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो है संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीज़ा प्रणाली। तो जो प्रश्न है वो ये है, संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है और है। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी पूछेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता। मुझे स्टार देना हो तो इसको मैं 2 स्टार दूंगा। और जब मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वो जो मैं PDF बनाने की बात कर रहा हूँ, शायद मैं उसको इसमें इंक्लूड ना करूँ इसको, लेकिन फिर भी आप एक बार नज़र से देख लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि नज़र में रहेगा तो हो सकता है कि आ ही जाए, तो जब आ जाएगा तो एक बार पढ़े रहेंगे तो आपका काम वहाँ पे बन जाएगा। तो जो ये ब्लू वीज़ा प्रणाली है, पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो सही पूछा है कि कौन सा सही है। तो इसका लक्ष्य वैश्विक पर्यावरणीय बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और स्थिरता विशेषज्ञों को आकर्षित करना है जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास में योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। यह 10 वर्षीय निवास वीज़ा है जो धारकों को लंबे समय तक UAE में रहने और पर्यावरणीय परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति देता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, तो C यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा कि रहने के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों की टाइम आउट सूची जारी की गई है। प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी टाइम आउट द्वारा विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों से जुड़ी रिपोर्ट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर अफ्रीका का केपटाउन शहर और दूसरे स्थान पर थाईलैंड का बैंकॉक शहर है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि कोई भी पढ़ेगा तो उसको थोड़ा लगेगा कि यार दक्षिण अफ्रीका, मतलब ये अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का ये शहर कैसे हो सकता है ना। एक तरीके से उन जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे जो कंट्री है उनको हम विकासशील देश के रूप में देखते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर डाउट रहता है कि हो ही नहीं सकता, तो हो सकता है कि इसको गलत मान ले काफ़ी लोग। तो ये स्टेटमेंट सही है। रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर अफ्रीका का केपटाउन शहर है और दूसरे स्थान पर थाईलैंड का बैंकॉक शहर है। अभी जैसे मैंने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में बात करा था, भारत की जो स्थिति है दक्षिण अफ्रीका और लेबनान इनके मध्य में है। दक्षिण अफ्रीका की जो स्थिति है अभिव्यक्ति उस सूचकांक में अच्छी है, तो यहाँ पर वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन रहा और यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन है, इसमें भी, इस सूची में भी। तो एक तरीके से इस तरह से भी लिंक किया करिए कि जैसे कि आपने पीछे MCQ में पढ़ा है कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका को, तो ध्यान माइंड में तुरंत ये भी हिट करिए कि मैंने पीछे कहीं पढ़ा है इसको, तो कहाँ पढ़ा है, तुरंत जाइए एक बार उसको चाहे रिवीजन करिए और याद आ जा रहा हो तो अच्छी बात है। और दूसरा स्थान थाईलैंड का बैंकॉक रखता है, और आपको पता है कि इस बार जो बिम्स्टेक हुआ है वो थाईलैंड में ही आयोजित हुआ है, ठीक है, थाईलैंड की ही अध्यक्षता में उसका आयोजन हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इस तरह से थोड़ा चीज़ों को लिंक भी किया करिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत का कोई भी शहर इसमें शामिल नहीं हो पाया है। भारत का शहर शामिल है, मुंबई है, और मुंबई का जो स्थान है वो 49वां है।
तो शामिल हुआ है, लेकिन रिपोर्ट में मुंबई को एक रोमांटिक शहर के रूप में मान्यता दी गई है। बिल्कुल मुंबई को रोमांटिक शहर के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन जो ये लाइन लिख उठी है कि भारत का कोई भी शहर इसमें शामिल नहीं हो पाया है, इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। और पूछा क्या है, सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर और क्या है, तीसरा क्या है, सर्वश्रेष्ठ शहरों में न्यूयॉर्क तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही। तो दूसरा गलत हो जाता है इसमें, तो दूसरा यहाँ पर है ये हट जाएगा, ये विकल्प हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ पर जो पहला और तीसरा जो है ये स्टेटमेंट सही है, तो सी होगा। ठीक है, अब थोड़ा अन्य तथ्य को देखते हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम, मतलब यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए कोई ये जो कंटेंट रेड पेन से आप देख रहे हैं बिल्कुल भी अपनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा चीज़ें याद रहें उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। कि जैसे मैंने लिखा है कि केपटाउन शहर जो है, जब ये सूची जारी हो रही थी तो वहाँ पर जो एक सर्वे किया गया उसमें पता चला कि केपटाउन शहर के 95% लोग वहाँ के खाने पीने के माहौल को अच्छा मानते हैं, और 97% लोगों ने कहा कि यह शहर उन्हें खुश रखता है। तो जब भाई खुश रखता है और इतना ज़्यादा उनको ठीक लगता है और 97% लोगों को ऐसा लगता है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो केपटाउन शहर जो है अपनी पहली सूची में स्थान बनाया है। बैंकॉक जो है सुंदर मंदिर हैं, स्ट्रीट मार्केट हैं, इसके लिए वो लोगों को आकर्षित करता है बैंकॉक। और न्यू यॉर्क जो है चहल पहल के लिए, वहाँ पर जो है चहल पहल दिखती है उसके लिए, घूमने के लिए रोमांचक अनुभव वाला शहर है। और 92% लोग जो हैं वो शहर की कला और संस्कृति को पसंद करते हैं, वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको पसंद करते हैं। तो ठीक है, 92% लोग करते हैं। वैसे ही मुंबई में बुनियादी ढांचा अच्छा है, पहली भूमिगत मेट्रो लाइन की प्रशंसा आदि लोगों ने की है। तो इस तरीके से मुंबई जो अपना स्थान रखता है वो कितना है, 49वां है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आधे घंटे का ये वीडियो रहा, बहुत आज का ये लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और कमेंट आप ज़रूर करिएगा। पूरा ये वीडियो जो घटना सार है, शिवांश सर भी का भी लेक्चर 1-2 दिन में आने शुरू हो जाएंगे, तो घटना सर को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करेंगे, जून नहीं लगने देंगे, इसके पहले ही पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अप्रैल महीने की जो मैगज़ीन आ रही हैं उसकी ई दृष्टि की दृष्टि निरंतर, उसको भी देखते रहेंगे, और जो न्यूज़पेपर है वो सब भी चलता रहेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसी चैनल पर, तरकाई स्पीसेस चैनल पर ही आपको पूरी करंट अफेयर्स की तैयारी आपको देखने को मिलेगी। जो लेक्चर आ रहे हैं आप वो और सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ इसको करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।